देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि देश का सबसे बड़ा सवाल आखिर है क्या। लेकिन उसके पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। धमाके में 3 गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। हालांकि धमाका कम तीव्रता का होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौके पर मौजूद है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो लो डेंसिटी का धमाका है, ये आखिर ये लो इंटेंसिटी का धमाका है, इसके पीछे की वजह क्या है, कौन इसके पीछे हो सकता है। और आज देखिए दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि बीटिंग द रिट्रीट हो रही है और जिस जगह बीटिंग रिट्रीट चल रही थी ठीक उसके 1 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर के आसपास वीवीआईपी लोग मौजूद थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, राष्ट्रपति मौजूद थे, तमाम वीआईपी लोग मौजूद थे और ठीक 1.5 किलोमीटर दूर ये धमाका हुआ है। हमारे साथी आशीष सिंह ने वहां पर जायजा लिया, मौके का पता करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर इस धमाके के बाद की तस्वीर क्या थी। एक बार उसे देखिए। लगभग आधा दर्जन गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। इससे अंदाजा लगता है कि किस तरह से ब्लास्ट लो इंटेंसिटी का था, लेकिन संदेश जाहिर सी बात है काफी बड़ा है। ठीक स्पॉट पर आप नजर डालिए और आपको अब समझ आएगा कि किस तरह से बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग के जरिए इसे अंजाम दिया गया है। अब क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन जिसने भी इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है वो अभी फरार है और इसीलिए बहुत जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाने होंगे एजेंसीज को, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, दिल्ली पुलिस हो, एनआईए हो या फिर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, उन सबको जल्द से ज्यादा सबूत जुटाने होंगे ताकि जो भी इजरायल एम्बेसी के ठीक बाहर ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है वो बच के जाने न पाए। मैं आशीष सिंह, इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से। तो हमारे सहयोगी आशीष सिंह वहां पर पहुंचे और ये जानने समझने की कोशिश की, लेकिन राहत की बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। हम सीधे चलेंगे। आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, आज भारत इजरायल के कूटनीतिक संबंधों की 29वीं सालगिरह है और ठीक 1992 को ये शुरुआत हुई थी। आखिर कोई संदेश देना चाहता है, इसलिए ये छोटा सा धमाका संकेतों के लिए। बिल्कुल। और मनोज, लेकिन संदेश काफी बड़ा है। लगातार इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं। जहां पर मैं खड़ा जी, ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड और ठीक सामने मेरे मुश्किल से 50 से 60 मीटर दूर होगा जो डॉक्टर आशीष सिंह की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही। आशीष, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी मौजूद हैं वहां पर, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आशीष सिन्हा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वहां पर एनआईए की टीम मौजूद है, क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है, यह पता करने की कोशिश की जा रही है, तमाम इंटेलिजेंस के अधिकारियों की जानकारी ली जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जानकारी ली है। आपको क्या लगता है किस तरीके का संदेश देने के लिए यह धमाका किया गया है? आशीष सिन्हा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कुछ दूरी पर इजरायली एम्बेसी। हेलो जी बताइए। आशीष सिन्हा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आशीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आशीष हमारे सहयोगी मौजूद हैं और लेकिन आवाज की परेशानी। लेकिन आपको बता दें कि आज सबसे महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि बीटिंग रिट्रीट चल रही थी और ठीक 1.5 किलोमीटर दूर जिस जगह धमाका हुआ है
भारत और इजराइल एम्बेसी के पास जो धमाका हुआ है, दूतावास के पास जो धमाका हुआ है, उस धमाके से ठीक 1.5 किलोमीटर दूर एक वीआईपी कार्यक्रम बीटिंग रिट्रीट चल रही थी, जहां पर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, राष्ट्रपति मौजूद थे, तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, तमाम वीवीआईपी मौजूद थे। लेकिन ऐसे में इजरायली दूतावास के पास अगर धमाका हुआ है तो इसे किस तौर पर देखा जाए। सबसे बड़ी बात है कि आज भारत इजरायल के कूटनीतिक रिश्तों की 29वीं सालगिरह भी है और 29वीं सालगिरह पर यह धमाका छोटा लेकिन संदेश और संकेत बड़ा। आखिर कौन ये संकेत और संदेश देना चाहता है, देश की एजेंसियां ये पता करने में लगी हुई हैं। आपको बताते कि चलती हुई गाड़ी से ये विस्फोटक फेंका गया और विस्फोटक दूतावास के पास फेंका गया। आज ही के दिन 1992 में दोनों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत हुई थी, लेकिन ऐसे में इजराइल के दूतावास को अगर निशाना बनाया गया है तो इसके पीछे क्या है। एक और तस्वीर आपको मौके की दिखाना चाहता हूं, उसे देख लीजिए, फिर चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास। ने पूरे एरिया को ब्लास्ट के बाद में कॉर्डन ऑफ कर दिया है और यहाँ पर इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। जिस तरह से हमने ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि फायर ब्रिगेड और इंटेलिजेंस और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस से कुछ कांच के कुछ गाड़ियों के कांच टूट गए हैं और ये जाहिर सी बात है कि ब्लास्ट भले ही ना बड़ा हो लेकिन किसी ना किसी तरह के संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है। ये भी एक बात जरूर हाईलाइट करनी होगी कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी और साथ ही साथ जो ग्राउंड सिक्योरिटी है उसका भी कहीं ना कहीं फेलियर है, क्योंकि ये सबसे हाई सिक्योर्ड जोन में से एक आता है, न केवल देश की राजधानी दिल्ली में बल्कि अगर आप पूरे भारत में देखें तो सबसे हाई सिक्योर्ड जोन में से एक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ठीक मेरे पीछे, एपीजे अब्दुल कलाम रोड ठीक मेरे पीछे जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर का एरिया। संदेश किसने दिया है, क्या दिया है, कौन आतंकवादी संगठन है, इन सब पर कड़ी नजर होगी, न केवल दिल्ली पुलिस की बल्कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी भी। मैं साथ ही दर्शकों को ये भी बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि इजराइल एम्बेसी काफी जगहों पर, न केवल भारत में बल्कि काफी जगहों पर विश्व में टारगेट पर रहती है, न केवल एक बल्कि कई आतंकवादी संगठनों के रडार पर। ऐसे में यहाँ पर ब्लास्ट होना एक बड़ा संदेश है भारत के लिए भी, इजराइल के लिए भी। मैं आशीष सिंह, ITV नेटवर्क के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड से, इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर से। आशीष सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता, उन्हीं के पास चलेंगे। आशीष, ये जो धमाका था ये बहुत कम तीव्रता का था और फ्लावर पॉट में रखकर फेंका गया, यानी कि ये साफ था कि इसका मकसद कोई बड़ा नहीं था, सिर्फ संकेत देना था और चलती हुई गाड़ी से फेंका गया। क्या समझें, तमाम एजेंसियां पता करने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन दिल्ली में सीसीटीवी का जाल बिछा दिया गया है, ये सरकार कहती थी। क्या किसी सीसीटीवी में वो गाड़ी नहीं आई जिससे ये बम फेंका गया, ये फ्लावर पॉट फेंका गया? देखिए, अगर ये लो इंटेंसिटी का भी अगर ये बम था, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक तरफ बीटिंग स्ट्रीट की सेरेमनी चल रही है, दूसरी तरफ पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के चारों बॉर्डर पर, और ऐसे में इस तरह का ब्लास्ट इजरायली एम्बेसी से महज 150 मीटर की दूरी पर अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है। यही वजह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी पूरी जानकारी मांगी है इंटेलिजेंस ब्यूरो से, इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जानकारी मांगी है और उन्होंने जानना चाहा है कि आखिर इसके पीछे कौन है। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो मौके पर सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चलती गाड़ी से ये बंगले के बाहर ये फेंका गया था, फूलदान के पास फेंका गया था। आखिर कौन सी गाड़ी थी, किस कलर की गाड़ी थी, गाड़ी में नंबर प्लेट कौन सा था, ये तमाम जो जानकारी है वो दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए निकालेगी। तो आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा क्लियरिटी होती जाएगी कि अगर ये शरारत के मकसद से भी किया गया है तो वो शरारती तत्व कौन है। क्योंकि धमाका किया गया लो इंटेंसिटी का था, कारों को डैमेज किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इजराइल एम्बेसी के पास किया गया, वही इजराइल एम्बेसी जहां 2012 में ठीक इसी तरह का लो इंटेंसिटी जो ब्लास्ट था वो हुआ था।
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम आशीष सिन्हा का, जो हमारे साथ बने हुए और बता रहे थे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद मॉनिटर कर रहे हैं, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे का मकसद का क्या था, कौन व्यक्ति हैं जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, और आखिर ये धमाका अगर किया गया था तो उसके पीछे का संकेत क्या है। शुक्रिया करेंगे और आगे बढ़ते हैं। देश का सवाल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। देश का सवाल, किसान नेता के आंसुओं पर आखिर क्यों हो रहा है बवाल, चर्चा इस बात को लेकर करेंगे। किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से जारी है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद सरकार एक्शन में आई है और कई किसान नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है, जिसके बाद देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर लगा है कि हिंसा के बाद किसान आंदोलन की जैसे हवा निकल गई हो और आंदोलन कमजोर पड़ गया हो। लेकिन इसमें बड़ा ट्विस्ट तब आया जब गाजीपुर बॉर्डर पर टिके राकेश टिकैत कल रो दिए। टिकैत के आंसुओं को पूरे देश ने देखा और पश्चिमी यूपी का किसान एक हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी किसानों को धरने से उठाने के आदेश भी दे दिए थे। प्रशासन और पुलिस के लोग कल शाम भारी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और आंदोलन स्थल को घेर लिया। लेकिन टिकैत के रोने के बाद पश्चिमी यूपी के किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में थे। ये खबर जैसे ही प्रशासन को लगी, तुरंत मौके से फोर्स को कम कर दिया गया और टिकैत के आंसुओं ने कमजोर पड़ चुके इस आंदोलन को एक नई हवा दी है, इसमें जान फूंक दी है, जिसके बाद पश्चिमी यूपी के किसानों ने फैसला किया कि वो कल से दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर देंगे। लेकिन दिल्ली में हुई हिंसा और किसान आंदोलन के बीच सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। क्या टिकैत के आंसू से आंदोलन और मजबूत होगा? किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी हो रही है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उधर राहुल और प्रियंका गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला बोला है। सबसे पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने कहा क्या। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए, और जो हमारा था वो भी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे वो? राहुल गांधी बोले हैं तो प्रियंका कैसे चुप रह सकती हैं? किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जो स्थिति बनी हुई है किसानों को लेकर, किसान का पूरा भरोसा देश की पूंजी है और इनके भरोसे को तोड़ना अपराध है, इनकी आवाज ना सुनना भी पाप है, इनको डराना धमकाना महापाप है। किसान पर हमला देश पर हमला है। प्रधानमंत्री जी, देश को कमजोर मत कीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए इन बातों का जिक्र किया है। आज ये कहा, कल भी एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया किसानों के समर्थन में, तब जबकि बॉर्डर पर बवाल हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या किसानों के इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टी भी कूद गई हैं? पुलकित नागर हमारे संवाददाता इस बार सिंगू बॉर्डर हैं, वहां पर चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पुलकित, क्या लगता है, क्या आंदोलन में एक नई जान फूंकते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद में अगर मैं देखूं तो चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, आंदोलन में एक नई जान जरूर है। 26 जनवरी के बाद की तस्वीर ये थी कि किसान पूरी तरीके से डैमेज से नजर आ रहे थे, लोग उनके विरोध में बोल रहे थे। आज अगर मैं सोशल मीडिया और जमीनी हकीकत देखूं तो बहुत सारे संगठन भले ही विरोध कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो नए खुलकर साथ में आए, यानी कि और सारे किसान साथ में आते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको सिंगू बॉर्डर की आज
आज की तस्वीर बता दूं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा बवाल सिंगू बॉर्डर पर हुआ जब सुबह आसपास के कुछ गांव के लोग पहुंचे और उन्होंने सिंगू बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से बैठे किसानों का यह कहते हुए विरोध किया कि ये कुछ संगठन खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने सिर्फ यही विरोध नहीं किया, बल्कि यहां पर गुरु तेग बहादुर मेमोरियल पर भारत जो तिरंगे पहले से लगे हुए थे उन किसान आंदोलन से जुड़े हुए, उन्हें हटाकर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। तो ये 2 तस्वीरें हैं। 26 जनवरी के बाद हर पल किसानों का आंदोलन बदल रहा है। कभी कुछ लोग फेवर में आते हुए नजर आते हैं, कभी कुछ लोग विरोध में आते हुए नजर आते हैं। यही वजह थी जब यूपी के चिल्ला से एक किसान संगठन उठते हुए यह बोला कि वो अब किसानों के आंदोलन के साथ नहीं है, क्योंकि इसमें विरोध की आवाज भी है, इसमें दंगे की आवाज भी है, इसमें अपनी राष्ट्रीय प्रतीक के खिलाफ भी आवाज भी है। तो आज की तस्वीर भी सिंगू बॉर्डर से कुछ ऐसी ही थी। जी, आज की तस्वीर भी सिंगू बॉर्डर से कुछ ऐसी दिखाई दी। गाजीपुर बॉर्डर क्या कहता है, क्योंकि शुरुआत में कल ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे किसान संगठन से जुड़े हुए किसान जो धरने पर बैठे हुए थे वो वापस जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आंसुओं का सैलाब राकेश टिकैत की आंखों में आया, वहां पर जो किसान वापस जा रहे थे वो रुक गए और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का विरोध भी देखा जा रहा है। क्या स्थानीय लोगों का विरोध इन किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं, भारी पड़ेगा, या आप माने कि धीरे धीरे अब ये किसान आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर? आशीष, देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पे इस समय जो तस्वीर है वो बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल जो मैंने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई थी उसमें यह था कि गाजीपुर बॉर्डर 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा खाली हो गया। लेकिन कल जो भाषण दिया राकेश टिकैत साहब ने, जो आंसू बहे मन से, उसके बाद यहां पर स्थिति जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। तमाम जो किसान हैं, चाहे यूपी के अलग अलग हिस्सों से, बिजनौर से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, वो सारे यहां पर पहुंच चुके हैं। एक बड़ा हुजूम यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा पंजाब से, हरियाणा के जो किसान हैं, चूंकि पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने भी ये कहा था कि हम राकेश टिकैत का समर्थन करेंगे, और पंजाब और हरियाणा से भी जो किसान हैं वो भी यहां आ गए हैं। यानी कल तक जो तस्वीर थी अब वो बदल चुकी है। जो आंसू थे वो आत्मविश्वास में बदल चुके हैं। कार्यकर्ता, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कल तक जिनके चेहरे मायूस थे, अब उन चेहरों पर उत्साह नजर आ रहा है। एक जीत की उनको खुशी मिल रही है, क्योंकि हजारों की तादाद में जो किसान हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो गाजीपुर पहुंच चुके हैं और इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने संवाददाताओं का। हम शुक्रिया करेंगे आशीष का, शुक्रिया करेंगे पुलकित का, जो हमारे साथ बने हुए थे और जानकारी दे रहे थे। तो कुल मिलाकर जिसका जिक्र आशीष कर रहे थे कि आंसू अब आत्मविश्वास में बदल रहे हैं, और ये आत्मविश्वास क्या सरकार और प्रशासन को परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि किसान संगठन और उनके नेताओं ने कहा कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। सरकार का संकेत इस बात को लेकर था कि यह कानून वापस नहीं होंगे तो अब क्या होगा। इस पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल सिंह जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता हैं। संजय चोकर साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। विवेक श्रीवास्तव साहब हैं, सीपीआई के हैं। और साबित मलिक हैं, किसान नेता हैं। इसके साथ साथ हम दुष्यंत सिंह के पास भी चलेंगे, जो कि अध्यक्ष हैं बीक्यूए के। लेकिन सबसे पहले मैं इकबाल सिंह जी से पूछना चाहता हूं। इकबाल सिंह जी, अब क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है। हमने ये कानून जो लेके आए हैं ये किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए है। इसके बारे में कुछ गलतफहमियां, डर और एप्रीहेंशंस थी, जिसको हमने 11 मीटिंग्स में किसान भाइयों के साथ बैठ के, इन लीडरों के साथ बैठ के हर एक पॉइंट को हल करने की कोशिश की है, जिससे इनका डर, भरम जो है वो दूर हो जाए। इकबाल सिंह जी, नहीं हुआ, ना डर दूर हुआ, ना भ्रम दूर हुआ, लेकिन अब आंखों से आंसू, किसान नेताओं के आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये आंसू आंखों से निकल रहे हैं तो क्या ये आपके विरोध के सैलाब के तौर पर दिखाई देंगे? क्या बीजेपी को डर नहीं लगता? क्या सरकार को डर नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि बीच का रास्ता अब कोई जल्द निकलना चाहिए? देखो, हम तो पहले दिन से ही बातचीत के द्वारा रास्ते का, इस बात का हल निकालने में लगे हुए हैं जी। किसान हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों ने किसानों को
इमोशनली और सेंटिमेंटली ब्लैकमेल करने का काम किया है जी। और ये पॉलिटिकल लोग, कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पे बैठ के सोफे के ऊपर सारे पंजाब में किसानों को उकसा रहे थे। और आज भी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे लगता है उन्होंने ना कानून पढ़े हैं और ना ही जो सरकार के साथ बातचीत हुई है उसके बारे में ध्यान दिया है। इतने बड़े नेता हैं, इनको चाहिए कि पढ़ के ध्यान से बात करे जिसको लोगों को सच उजागर हो। संजय चोकर साहब हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, खुश तो बहुत होंगे आप कि किसान आंदोलन खत्म होते होते रुक गया, किसानों की जो संख्या थी वो बढ़ रही है, बॉर्डर का जो संकट है वो लगातार और तन रहा है और दोनों के बीच कश्मकश है। ऐसे में संसद शुरू हो चुकी है, सड़क से संसद तक हंगामा सिर्फ किसानों के मुद्दे पर, और राहुल गांधी सोशल मीडिया पर ट्वीट करेंगे, प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर ट्वीट करेंगे। नहीं, देखिए, इसमें आपने जो बात कही है बिल्कुल गलत बात है। खुश होने की कोई बात नहीं है। क्यों? आप पूरा देश देख रहा है। आप देखिए किसान जिस तरीके से बेहाल है, किस तरीके से पिछले काफी लंबे टाइम से अपनी बात रख रहा है। और मैं अभी हमारे साथी जो बीजेपी के नेता बात कर रहे थे उनका जवाब देना चाहता हूं। क्या सिर्फ बीजेपी के नेताओं को ही कानून पढ़ने आते हैं? क्या बीजेपी के नेताओं को ये समझ में आता है कि किसान को फायदा या नुकसान है? क्या किसान पढ़े लिखे नहीं है? क्या किसानों को अपना भला बुरा समझ में नहीं आता कि ये बिल हमारे हक में है या हमारे खिलाफ है? ये कैसी बात, आप इस तरह की बात कर रहे हैं? आप शुरू से अगर इस घटना को देखा जाए, बिल चोरी के रास्ते से लेके आया गया। आप बिल, अगर ये पहले किसान संगठन जो थे, इन लोगों से चर्चा होनी चाहिए थी, इनसे बातचीत होनी चाहिए थी, इनसे सलाह लेनी चाहिए थी कि हम बिल बनाने जा रहे हैं, आपके लिए बिल बनाने जा रहे हैं, कैसा बिल बनाएं? पहली बात। दूसरी बात यह, अगर बिल बनने के बाद जो किसान जिनके लिए आप बिल बना रहे हो, जिनके लिए आप ये फायदे की बात कर रहे हो, उनकी आमदनी दुगने करने की बात कर रहे हो, आपको वही विरोध कर रहे हैं, तो आप क्यों इतना जोर लगा रहे हैं? ये साफ नियत समझ में आ रही है, इसके पीछे क्या नियत है। आज राहुल गांधी जी ने साफ बोला कि ये सिर्फ 5-10 अच्छा, बताइए इसके पीछे क्या नियत है? मैं संजय जी आपसे जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या नियत है। और जिस तरीके से इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है, आप कौन नेता थे, लाल किले में क्यों घुसने दिया गया, आप ये बहुत सारी चीजें सवाल खड़े हुए हैं। क्यों उसकी जांच नहीं हो सकती? क्यों रेड फोर्ट में अंदर जाने दिया? पुलिस को सब कुछ पता था। क्यों ये सारी चीजें हुई? पूरा देश जानना चाहता है और ये गुमराह कर रहे हैं। आप 70 से ज्यादा किसानों की सारी चीजें ये देश जानना चाहता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा सवाल अगर कोई है तो यही है। साबित मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, साबित मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसानों की मांग जायज हो सकती है, उनकी तकलीफ जायज हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे का अपमान करने का किसने दिया है अधिकार? आप किया है, कौन है वो लोग? ऐसा है, जिस लाल किले को, जिसको किला कहा गया है, किले का मतलब यह है कि जो बाहरी ताकतें भी आई वो भी उसको नहीं भेद पाई, और उसके दरवाजे ऐसे थे, अगर पागल हाथी भी उसमें टक्कर मारे उसको नहीं तोड़ सकता जी। तो कौन लोग वो थे? वो इस सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने उनको सपोर्ट कर उनके लिए दरवाजे खोल दिए कि आइए और हमारे देश का सम्मान खराब करिए। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और हम कहते हैं इन लोगों ने अपने लोगों के माध्यम से हमारे देश का मान सम्मान खराब किया, खाली इसलिए कि किसान आंदोलन कमजोर हो जाए, किसान अपने घर वापस लौट जाए। अरे हमारे देश की जो बदनामी हुई है, उस दिन हमारे देश में 60 देशों की 600 मीडिया कर्मी थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इसको दिखाया है। लेकिन ये लोग अपना दामन बचाने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट पर बात डाल देते हैं, कभी किसानों पे डाल देते हैं और कभी जो है दिल्ली पुलिस पर डाल देते हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन जब उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, आज क्या हुआ सिंधु बॉर्डर पर? सुरक्षा एजेंसियां लाइन में खड़ी हैं, आकर आंदोलनकारियों पर पत्थर मार रहे हैं, और जब वो पत्थर मार मार कर थक जाते हैं, जब उनको वो रोकते हैं, तब सुरक्षा एजेंसियां बीच में आती है। दुष्यंत सिंह जी, आप भी यही मानते हैं? आप भी यही मानते हैं कि जो कुछ घट रहा है पिछले 48 घंटों में,
उसमें कहीं ना कहीं कोई पीछे है, सत्ता के लोग पीछे हैं, रणनीति बनाई जा रही है, बहुत राजनीतिक तरीके से आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? ये हमारे जो है ये बिल्कुल इसमें इसके पीछे जरूर हाथ है। और मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे उसका क्या नाम अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता थे जो हमारे लिए नाम सुझाव दे रहे थे, किसानों के हमदर्द बन रहे थे, आप जब उसका नाम सत्ता में आते तब हमदर्दी दिखाते नहीं है। हम अपने कांग्रेस के इनसे भाइयों से ये कहना चाहेंगे, आप जब सत्ता में थे तब आप उसका नाम आपने किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाया। जो सत्ता से बाहर हो जाता है फिर वो किसानों का हितैषी बन जाता है, और जब सत्ता में आ जाता है फिर उसके बाद किसानों के वोट लेने के बाद में फिर उसके लिए किसानों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं आप लोग। तो ये आप उसके मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो हमारे किसानों का जो आंदोलन है इसमें पीछे जरूर लोगों का हाथ है और इस आंदोलन को खराब किया है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे किसानों का आंदोलन 90% हमारा सफल हो गया था, और ये सफलता में कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक दीप सिंधु है और उसके नाम आपका सिंधावा है, कौन हमने अभी सोशल मीडिया पे देखे, सतनाम सिंह पन्नू देख रहे सोशल मीडिया पे, ये हमें लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों का पीछे हाथ है। और जिस तरीके से किनका हाथ है दुष्यंत जी, किनका हाथ है जरा बताइए, किनका हाथ है, किनका हाथ है दुष्यंत जी बताइए ना। ये सत्ताधारी पार्टियों का हाथ है, सीधा सीधा आपको आना चाहिए कि सत्ताधारी पार्टियों का हाथ है, इसमें क्या दिक्कत है। आप एक बार बताइए, जो हमारा गृह मंत्रालय किसके हाथ में है, वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ये तो जाहिर सी बात है। और लाल किले पे जाकर झंडा अगर फहराया जा रहा है और उसके बाद में किसानों का नाम बदनाम किया जा रहा है, ये किसानों को कहीं ना कहीं ऐसा इनका आंदोलन मुझे लगे। इकबाल सिंह जी, ये तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, किसान संगठन के लोग कह रहे हैं कि सरकार जब हमारी कमर नहीं तोड़ पाई, सरकार जब हमें नहीं झुका पाई, तो सरकार ने दूसरे तरीके से संकेत देने की कोशिश की, चाहे वो संकेत प्रशासन के जरिए हो, चाहे वो संकेत उत्पादियों के जरिए हो, और चाहे वो संकेत स्थानीय लोगों के जरिए हो, जो आज आंदोलन कर रहे लोगों के सामने पहुंचे और उनसे कहा कि हम तंग आ चुके हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या खराब हो रही है, हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, आंदोलन खत्म कीजिए। और पत्थरबाजी होती है, वहां पर पत्थरबाजी होती है, वहां पर पुलिस के लोग आज फिर घायल होते हैं। 394 लोग 394 पुलिस के जवान जख्मी हुए हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिल्ली में, और मैं उनको सलूट करता हूं, सम्मान करता हूं कि उन लोगों ने रिस्ट्रेंट रखा। कांग्रेस चाहती थी, क्योंकि पंजाब में से कांग्रेस ने अपने लोग भेजे हैं और कांग्रेस वाले इल्जाम लगाते हैं अकाली दल ने भेजे हैं, कांग्रेस वाले इल्जाम लगाते हैं कि आम आदमी ने भेजे हैं। इन लोगों ने जो मर्यादा है देश की उसको भंग किया है, और ये सारा जिम्मेवारी किसान की नहीं, ये राजनीतिक लोगों की जिम्मेवारी है। संजय जी, आप रोटियां सेक रहे हैं, आप किसान आंदोलन पर रोटियां सेक रहे हैं, अरविंद केजरीवाल रोटियां सेक रहे हैं, अखिलेश यादव रोटियां सेक रहे हैं, मायावती रोटियां सेक रही है, यारों बीजेपी का है, यारों बीजेपी का। कांग्रेस की सरकार ट्रैक्टर पे घूमने के अलावा पंजाब में लोगों को बंद किया हुआ है, और इन लोगों को गाड़ियां भर भर के यहाँ भेज रहे हैं, हर गाँव से भेज रहे हैं। ये चाहते थे कि मोदी सरकार भी 1984 की तरह यहाँ सिखों का कत्ल न करे और इनको मोदी सरकार को बदनाम करने का मौका मिले। ये एक बहुत बड़ी साजिश कांग्रेस। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आंदोलन बाकी है और सियासत जारी है, और इस सियासत के बीच कई सारे सवाल अभी और निकलेंगे, कई सारी तस्वीरें अभी और दिखाई देंगी, और जब तस्वीरें दिखाई देंगी तो उन तस्वीरों के मद्देनजर आपको वो भी दिखाई देगा कि आखिर देश की राजनीति में, देश की सियासत में हो क्या रहा है, और ये आंदोलन क्या कहता है। ये आंदोलन के वाकई एक नई इमारत इस देश की सियासत में लिखेगा, लोकतंत्र में लिखेगा। इंतजार आपको करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे और सभी लोगों का जो इस पूरे कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहे। फिलहाल देश के सवाल में इतना ही, लेकिन जूम इन करें। सबसे पहले हम दिखाते हैं किस तरह से टीम्स यहां पर आई हैं। एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन टीम्स हैं, न केवल दिल्ली पुलिस की, एनआईए की, सीबीआई की, एनएसजी की, साथ ही साथ एनटीआरओ और जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके भी कुछ ऑफिसर्स यहां पर आए हैं। और
ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सबूत जमा कर लिए जाएं। वो इसलिए क्योंकि अभी भी जिसने ब्लास्ट किया है वो दिल्ली के, या तो दिल्ली में या फिर दिल्ली के आसपास ही है, तो बहुत ही जरूरी है। समय बहुत ही तेजी से बीत रहा है और ऐसे में जल्दी से जल्दी लोगों को पकड़ा जा सके जिन्होंने ये बम फेंका है, वो बहुत ही जरूरी होगा। दूसरा, अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इस लेन को देखिए। आइए, मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि आपको थोड़ा पैन करके हम मूवमेंट करके दिखाएं। कोई छोटी मोटी या फिर कोई आम लेन नहीं है, ये दिल्ली की, न केवल दिल्ली की बल्कि देश की सबसे सुरक्षित लेन्स में से एक है। ये देखिए, हम 10 कदम चले और यहाँ पर हमारी दाईं तरफ आ गया घर ब्राजील एम्बेसी का, जो लोकेशन है ब्राजील एम्बेसी। इससे अगर हम और 10 कदम आगे चलेंगे तो नेदरलैंड्स के जो एम्बेसडर हैं उनका घर है। हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर हैं, जो कि सबसे सुरक्षित रास्तों में से एक है, लेन्स में से एक है। और यहाँ पे अगर धमाका हो जाता है तो जाहिर सी बात है चूक तो हुई है। चूक न केवल दिल्ली पुलिस की हुई है बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी हुई है। कहां पर हुई है चूक वो आगे की बात है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन बहुत ही जरूरी है कि अभी फिलहाल जो जिस पर शक है, जिन आतंकवादी संगठनों पर, वहां तक पहुंचा जाए। एक और टीम बाहर निकली है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को। काफी ज्यादा फ्रैंटिक मूवमेंट्स हो रही है यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली पुलिस हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, सभी के सभी ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं। और जब हम देखें कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो आपको एक दो नहीं, कई एजेंसीज, जो देश की सबसे बड़ी एजेंसीज हैं, जो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में या फिर फोरेंसिक कलेक्शन में सहायता कर सकती हैं, वो सब की सब यहाँ पर लाई गई हैं। यहाँ पर जो सीसीटीवी, जो मैं आपको रास्ता दर्शकों को दिखा के समझाने की कोशिश कर रहा था, सीसीटीवी यहाँ पर लगभग दर्जन भर होंगे, जो कि रास्तों की तरफ फोकस कर रहे हैं। क्योंकि गाड़ी का इस्तेमाल जरूर हुआ है, क्या वो नंबर प्लेट के साथ में थी, विदाउट नंबर प्लेट थी, इन सब पर जरूर है ध्यान देना। और इसीलिए यहां पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम, एफएसएल की टीम है, वो भी आ गई है। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। ज्यादा समय नहीं कोई भी वेस्ट करना चाहता। जरूरी है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाया जाए। एक छोटा सा एक और बात बताना चाहूंगा दर्शकों को। अब मैं थोड़ी देर समय पहले इजरायली एम्बेसी के कुछ ऑफिशियल से उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बताया था कि थ्रेट परसेप्शन थोड़ा हाई था, मतलब कि उन्हें काफी ज्यादा इनपुट्स थे। अब वो टेल अवीव से इनपुट्स थे या फिर न्यू दिल्ली से थे, ये थोड़ा समय लगेगा और ज्यादा जानकारी जुटाकर दर्शकों तक देने में। ये समय लगेगा। आशीष हमारे साथ रहें, आप हमारे साथ रहें, आपके पास आएंगे। वाकई समय लगेगा, लेकिन तमाम इनपुट जो आपने दिखाए, बताने की कोशिश की, हम उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वाकई बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन यहाँ पर ये है। और आपने कहा कि बहुत संवेदनशील इलाका है, तमाम वीवीआईपी यहाँ पर रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर मौजूद है, तो निश्चित तौर पर गाड़ी की पहचान कर ली गई। आप हमारे साथ रहें। इस बीच दिल्ली में धमाके के बाद हाई अलर्ट देश के, सुनिए क्या कहा जा रहा है। सीन को एग्जामिनेट करने के बाद हम बताएं। ये तमाम एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद है, जो कह रहे थे कि हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर है क्या। लेकिन दिल्ली में धमाकों के बाद हाई अलर्ट देश के सभी एयरपोर्ट पर कर दिया गया है। वहां पर लगातार चेकिंग की जा रही है, सभी सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आशीष हमारे संवाददाता पल पल पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली में धमाके के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में, एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर चीज पर निगरानी की जा रही है और यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि जिस गाड़ी से वो बम फेंका गया, आखिर वो गाड़ी किसकी हो सकती है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं, आपने ठीक कहा कि यह संवेदनशील इलाका है और दर्जन भर सीसीटीवी वहां पर मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं उन सीसीटीवी में गाड़ी की तस्वीर आई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो धमाका किया गया है उसका मकसद किसी को मारना नहीं था, उसका मकसद किसी को घायल करना नहीं था, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ संकेत देना था, संदेश देना था। ये कैसा संकेत हो सकता है, ये कैसा संदेश हो सकता है, और इजरायली एम्बेसी यानी कि इजरायली दूतावास पर ही क्यों? देखिए, काफी अगर हम देखें ये दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि जब 29 साल हो गए हैं एग्जैक्टली आज ही के दिन, जब इंडिया इजराइल डिप्लोमेटिक के रिलेशन शुरू हुए थे। और आज ही एक ट्वीट भी आया था इजरायली एम्बेसी की तरफ से, वो था हैप्पी बर्थडे टू इंडिया एंड इजरायली डिप्लोमेटिक रिलेशन।
आज का दिन ये महत्व रखता है। 29 जनवरी को ठीक 29 साल पहले इंडिया इजराइल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो शुरू हुए थे और इसीलिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है। संदेश ये है कि इजरायली एम्बेसी और इजरायली जो राजनयिक हैं, दूतावास हैं, वो लगातार कई आतंकवादी जो संगठन हैं उनके निशाने पर रहते हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इजरायली एम्बेसी पर अटैक हो चुका है, अटैक मतलब ब्लास्ट हो चुके हैं और इसीलिए ये काफी हाई सिक्योर जोन्स में से एक है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं, चूक तो हुई है, किसकी चूक हुई है, कहां हुई है, कितनी हुई है, इन सब पर नजर डाला जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जरूरी ये है कि किसने किया है उसे जरूर पकड़ा जाए और ये बहुत ही महत्व रखता है कि जिस तरह से अलग अलग एजेंसीज हैं यहाँ पर जमा हुई हैं, भारत सरकार के सर्वोच्चतम ऑफिसेस में इसके बहुत बड़े और कड़े संदेश जा चुके होंगे। ये जाहिर सी बात है काफी ज्यादा एक नेगेटिव मैं कहूँगा एनवायरनमेंट है और एक मैसेजिंग भी है पूरे विश्व में, न केवल ये डोमेस्टिक और राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके कई मायने हैं। क्योंकि पहले भी इजरायली एम्बेसी पर अटैक हो चुका है ठीक यही इसी जगह पर, तो ये और भी ज्यादा चूक की जो गुंजाइश है वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई तो है। आशीष, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली पर पूरे विश्व की नजर रहती है, तमाम देशों की नजर दिल्ली पर रहती है, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में होते हैं, राष्ट्रपति दिल्ली में होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि संसद का सत्र भी शुरू हो चुका है। किसान आंदोलन चल रहा है। पिछले 48 घंटे में हमने किसान आंदोलन की जो तस्वीरें देखी हैं उनको भी हमने समझने की कोशिश की है। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे का अपमान यहां पर किया गया। ऐसे संवेदनशील दौर में, ऐसे संवेदनशील स्थिति में किसान आंदोलन भी और तमाम राज्यों के, तमाम आसपास के इलाकों के जो किसान धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं उसको हम कैसे कोरिलेट करें? दिल्ली की सुरक्षा की स्थिति क्या है? मनोज, अभी किसान आंदोलन वाले एंगल पर एक्सप्लोर करना मुझे लगता है काफी जल्दबाजी होगी, लेकिन इसी दौरान मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा ठीक उसी स्पॉट पर जो घेर लिया गया है वहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा एपर्चर खोलते हैं, राइट साइड में देखिए, जूम इन कीजिए। यस, एग्जैक्टली ये वही स्पॉट है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्टली वही स्पॉट है। ठीक इसके सामने इजराइल एम्बेसी है जहां पर ब्लास्ट हुआ है और ये जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड ये देखकर, जिसे पूरी तरह से घेर लिया गया है फॉरेंसिक टीम द्वारा ताकि किसी तरह का एविडेंस और सबूत मिटे नहीं। ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है, जो कुछ टीम्स आपको दिखाई दे रही है, देखिए फॉर एग्जांपल जो ठीक सामने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ में कुछ बैग्स हैं, वो फॉरेंसिक टीम्स हैं और वो कलेक्ट कर रहे हैं फॉरेंसिक एविडेंस। साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस की टीम्स हैं उससे थोड़ा सा हम राइट पैन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो टॉर्च से आपको लाइट्स दिखाई दे रही है, बेसिकली सामने के जो बंगलोज हैं, जो सामने के एरियाज हैं, वहां पर भी दिल्ली पुलिस जाकर काफी कुछ खंगाल रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि अगर वहां पर भी कोई सीसीटीवी फुटेज हो तो जल्द से जल्द फुटेज की इन्वेस्टिगेशन की जाए और पता लग सके कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। उस स्पॉट को आप देखिए, इससे अंदाजा लग जाएगा कि धमाका बड़ा तो नहीं था, धमाका काफी छोटा था, लेकिन जो समय था वो अभी हमने दर्शकों को समझाया। आज ही के दिन 29 साल पहले लोकेशन है इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर और संदेश दिया गया है। एम्बेसी का बयान भी आया है आशीष, बम ब्लास्ट पर इजरायली विदेश मंत्रालय का बयान आया है। बम ब्लास्ट में दूतावास की इमारत को नुकसान नहीं है, धमाके में नुकसान नहीं है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने यह अपना बयान जारी किया है। फिलहाल उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश की है कि इजरायली दूतावास को नुकसान नहीं पहुंचा है, उसकी बिल्डिंग को, इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा है, उनको, उनके किसी भी व्यक्ति को, स्टाफ को या कर्मचारी को नुकसान नहीं पहुंचा है। यह बयान इजरायली दूतावास यानी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है। आप 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ, उसके बाद तमाम एजेंसियां पहुंची हैं, एनआईए पहुंची है, एनटीआरओ पहुंची है, तमाम खुफिया एजेंसी वहां पर पहुंची है जिसका जिक्र हमारे सहयोगी, हमारे साथी आशीष कर रहे थे। उसके बाद तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ियां वहां पर मौजूद थी उनके कारों के शीशे इस धमाके के बाद टूट गए, चटक गए। उनकी तस्वीर भी हमारे साथी संवाददाताओं ने पहुंचाने की कोशिश की है आपके लिए। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात है और चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी देखने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन सी गाड़ी थी जिस गाड़ी के अंदर कुछ उत्पाती मौजूद थे, उनके क्या उनके इरादे थे, क्यों उन्होंने वो बम फेंका। और हम सीधे चलेंगे एक बार फिर आशीष के पास। आशीष, देश के गृह मंत्री अमित शाह से खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वो जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका संकेत और संदेश क्या। लेकिन
संवेदनशील दिन आपने कहा, वाकई 29वीं सालगिरह है भारत और इजरायल के कूटनीतिक रिश्तों की, और आज इस बात का सोशल मीडिया पर जिक्र भी किया गया। दूतावास के जरिए संसद का सत्र चल रहा है, देश भर के सांसद वहां पर मौजूद हैं। मीटिंग रिट्रीट चल रही थी ठीक 1.5 किलोमीटर दूर मीटिंग रिट्रीट चल रही थी, और ऐसे में धमाका हो जाता है। क्या समझे? उसका उत्तर दूं उससे पहले काफी कुछ एक्शन हो रहा है ग्राउंड पर। फोरेंसिक टीम, मैं थोड़ा सा अपने कैमरा को कहूंगा कि जूम इन करे थोड़ा बाहर से आके, और जो फोरेंसिक टीम्स है वो अब टॉर्च के जरिए उन झाड़ियों में काफी कुछ ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही है जहां पर ब्लास्ट हुआ। जाहिर सी बात है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ होगा, कुछ उसके रेसिड्यूज जो होते हैं वो झाड़ियों में गए होंगे, और उससे पता चल जा पाएगा किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। क्या कोई बड़ा विस्फोटक है या फिर कोई देशी तरह से बम बनाया गया है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल पॉसिबल है, और इसीलिए ये टीम, अगर आप देखें तो टॉर्च लेकर इन झाड़ियों में ढूंढने की कोशिश कर रही है। साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी कोशिश यही है कि और भी कोई किसी तरह का विस्फोटक यहाँ पर छुपा नहीं हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वो इसलिए क्योंकि अगर कोई और विस्फोटक या फिर किसी और तरह के आईडी का इस्तेमाल किया गया होगा तो वो अभी एक्सप्लोड हो सकता है, और इसीलिए वो टीम भी, एक और टीम मुझे दिखाई दे रही है। हम कोशिश करें अपने कैमरामैन का जूम इन करके आपको दिखाएं और समझाएं कि किस तरह से जो टीम्स हैं वो अपना काम कर रही हैं, और बहुत ही सेंसिटिव फेज में, शुरुआत से ही कह रहा हूं, हम इस समय बहुत ही सेंसिटिव फेज में हैं, बहुत ही सेंसिटिव टाइम फ्रेम में हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाने की, उसमें से एक प्रक्रिया ये है। जब हम बात करें, जो आप प्रश्न पूछ रहे थे कि संसद सत्र शुरू है, साथ ही साथ जो किसान आंदोलन है वो बहुत ही एक मैं कहूंगा इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो चल रही थी, देखिए इसी का फायदा उठाया गया है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि हम जहां पर हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड, यहां से मुश्किल से 5 से 7 मिनट की पैदल दूरी है जहां पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी। उससे हुआ ये कि जो भी कुछ सिक्योरिटी थी वो काफी कुछ वहां पर फोकस डाइवर्ट हो गई थी, और इसी का फायदा उठाते हुए ठीक उसी समय जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी, उसी समय पे इस घटना को अंजाम दिया गया। जाहिर सी बात है, चूक हुई है। चूक कहां हुई है, किससे हुई है? दिल्ली पुलिस ऑन ग्राउंड जरूर चूक हुई है, क्योंकि अगर किसी ने इस तरह का धमाका किया भी तो अब तक तो सीसीटीवी कैमरास में ये पता जरूर चल जाना चाहिए था कि कौन सी गाड़ी है, कौन लोग हैं। वो जाहिर सी बात है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो जॉब पर होंगी ही, और काफी कुछ प्रोग्रेस कर भी चुकी होंगी। लेकिन ये समय बहुत जरूरी है। 29वीं सालगिरह भारत इजराइल रिश्तों की, और बीटिंग रिट्रीट जब चल रही थी, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, उसी समय पे मतलब रेकी काफी की गई है। या तो रेकी की गई होगी जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की ड्रेस रिहर्सल चल रही होगी, जो कि कल और परसों थी। उसी समय पे ठीक अंदाजा लग सकता था कि किस तरह से सिक्योरिटी यहां से जो 400-500 मीटर दूर बीटिंग द रिट्रीट विजय चौक पर चल रही थी, वहां पर कितनी फोर्स होगी, यहां पर कितनी फोर्स होगी, कितनी बैरिकेडिंग हो पाएगी। क्योंकि अगर आप एक बम फेंक के चले जाएं या फिर एक ब्लास्ट करें तो ये वो एरिया है जहां पर आप 200-300 मीटर दूर या फिर ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर भर जाइए और आपको बैरिकेडिंग के जरिए रोक लिया जाएगा। क्योंकि सुरक्षा के तमाम एहतियात वहां पर किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। और ये भी जानकारी है कि जिंदल हाउस के पास रोड के डिवाइडर पर एक फ्लोर पॉट में IED भी मिला है, इस बात की भी जानकारी दी जा रही है। तमाम एजेंसी वहां पर ये पता करने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया हम करेंगे आशीष का, जो हमें तमाम जानकारी उपलब्ध करा रहे थे, मौके पर खुद मौजूद है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की।